हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं ये यूपी बोर्ड वालों के लिए कल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से रहने वाले हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके दो नियम लिखे हैं। तो देखो, परावर्तन तो आप समझते हैं कि जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये आपतित किरण अभिलंब के साथ, और ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, ये अभिलंब के साथ बने हुए इसके दोनों एंगल बराबर होते हैं, यानी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये इसका नियम हो गया। दूसरा नियम यह है कि आई आर और आपतन बिंदु, मान लो आपतन बिंदु एन है, ये एक ही तल में होंगे। फिर दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो दृष्टि दोष हमारी 10th की बुक में मेनली होते हैं 3 प्रकार के, भाई निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टिता। इसके बाद अगला, इनके बारे में आप डिटेल पढ़ लेंगे थोड़ी, ये डिटेल यहाँ पर हम इनके बारे में पढ़ लेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से है जो कि लगभग हर ईयर रिपीट होता है। इसके बाद अपवर्तन क्या है, इसके दो नियम लिखिए। देखो, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने जो पाथ है, अपना जो मार्ग है, उससे थोड़ा डेविएट हो जाता है, उससे थोड़ा डेविएट हो जाता है। ये एंगल आई और ये हो गया एंगल आर। ये माध्यम एक था और ये माध्यम दो। यहां इसी एक बनता है स्नेल का नियम, जिसमें होता है कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। यहां नियतांक मेनली होता है किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये अपवर्तनांक हो गया और उसका नियम हो गया। फिर है अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचे। देखो, अवतल दर्पण से 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। सिर्फ एक स्थिति, जब आपकी वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी होती है तब आपका प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनता है। बाकी 5 की 5 जो स्थिति है उनमें हमारा प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बनता है। तो सिर्फ एक स्थिति होती है जिसमें कि वो वास्तविक बनता है। तो अगर इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि अगर आपकी जो वस्तु है वो वक्रता केंद्र पर रखी है, तो वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बनता भी वक्रता केंद्र के कुछ इसी तरीके से नीचे है। आप इसको क्लियर इमेज यहाँ पर बना लेंगे। तो जितनी बड़ी ये है उतनी ही बड़ी ये बनती है। ये इंपॉर्टेंट फिगर है इसकी। बाकी तो और 5 भी हैं। फिर है एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का चित्र बनाकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का नियम ज्ञात कीजिए। देखो, हम एक शीट में से जब वायर को क्रॉस कराते हैं, वायर को पार कराते हैं, जैसे हम ऐसे समझें कि ये पेपर है और पेपर के में से हम वायर को नीचे निकाल दें तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो कैसा बनेगा भाई? ये इस तरीके का बनेगा, सर्कुलर पाथ बनेगा ये। और इसको करने के लिए हम क्या, मैक्सवेल के दक्षिण हाथ का नियम लगाते हैं। क्या है भाई वो? जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उस डायरेक्शन में अपने अंगूठे को रखते हैं और हमारी उंगलियों में जो घुमाव आएगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इसके बाद अकार्बनिक यौगिकों में संयोजन अभिक्रिया तथा विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। ये जो आपको अकार्बनिक यौगिक मतलब ये हमसे पूछ रहा है फर्स्ट चैप्टर। देखो, दो तरीके से आते हैं। एक तो होती है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में कार्बोनेटेड कंपाउंड वाली जो वीडियो है उसमें समझाया हुआ है। अकार्बनिक यौगिक जो हम शुरू में पढ़ते हैं भाई, जैसे कि सिंपल सी हम शुरू में पढ़ते हैं क्या, कि सल्फर प्लस ऑक्सीजन SO2। और विस्थापन अभिक्रिया ये भी बहुत अच्छे से मैंने आपको वीडियो में समझाई हुई है कि भाई CuSO4 प्लस Fe, तो ये FeSO4 प्लस Cu बन जाएगा। फिर एथेनॉल व एसिटिक अम्ल, इनकी आपको रासायनिक गुण लिखने हैं। रासायनिक गुण रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ आपको लिखना है। इसमें भी आप जो स्पेशली एक अभिक्रिया याद करेंगे वो करेंगे एस्टरीकरण। देखो, एथेनॉल और एसिटिक अम्ल ये जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ईस्टर बनता है, जो कि जिसकी वजह से सुगंध आती है, ईतर बनाने का काम करता है। ये ऐसी रिएक्शन होती है जैसे कि हम आम्ल और क्षार की पढ़ते हैं। तो इसमें हम मेनली एस्टरीकरण वाली अभिक्रिया को अच्छे से याद कर लेंगे। फिर पीएच स्केल क्या है, पीएच पैमाना क्या है? तो पीएच पैमाना भाई क्या, कि जिसके थ्रू हम ये पता कर सकें कि जो हमारा विलयन है वो अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। पीएच 7 से कम है अम्लीय होगा, पीएच 7 से ज्यादा है क्षारीय होगा, और पीएच 7 है तो वो उदासीन होगा। फिर अम्ल तथा क्षार की परिभाषा लिखिए। भाई, अम्ल वे जो हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं या जो स्वाद में खट्टे होते हैं, या फिर अम्ल क्या होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षार वे जो स्वाद में थोड़े
कड़वे होते हैं, और जो नीले लिटमस को, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो ये हो गई। फिर रासायनिक समीकरण द्वारा उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझाइए। सिंपल है, HCl, ये जब NaOH, देखो ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया, ये जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये NaCl प्लस H2O, ये हमारी क्या हो गई, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। इसमें ऊष्मा भी बाहर निकलती है, कितनी निकलती है, माइनस के 13.6 कैलोरी समथिंग इतनी निकलती है। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। फिर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, हाइड्रोजनीकरण। कल लास्ट में जब हम कार्बोनेटेड कंपाउंड्स को पढ़ रहे थे तो हाइड्रोजनीकरण, उसमें लास्ट में एक समझाया था योगात्मक अभिक्रिया। तो कार्बनिक यौगिकों की जो योगात्मक अभिक्रिया होती है, ये कार्बनिक यौगिकों में होता है। कार्बनिक यौगिकों की जो योगात्मक अभिक्रिया होती है, कार्बनिक यौगिक की, उसमें हमें हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया पढ़ने के लिए, देखो जैसे सिंपल सी बात है कि ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें जब हाइड्रोजन ऐड होगी तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको हम C2H6 बोलते हैं। यहाँ हम निकेल और पैलेडियम ये दो कैटलिस्ट के तौर पर लेते हैं। फिर अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया वो होती है जिसमें अवक्षेप बनते हैं, यानी कि ऐसा पदार्थ बनता है जो कि इनसॉल्युबल होता है, घुलता नहीं है, तो वो अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। फिर संक्षारण। संक्षारण लगना भी आप बताया था आपको चैप्टर में, कि जब भी धातु नमी या फिर हवा के संपर्क में आती है तो वो क्या होती है, खत्म, गलना शुरू कर देती है, वहां से वो थोड़ा जैसे पाउडर बन जाता है, जैसे लोहे पर जंग लगता है तो वो रेडिश ब्राउन लाल भूरा हो जाता है, तो वो संक्षारण की अभिक्रिया होती है। चांदी कैसी हो जाती है, काली पड़ जाती है। फिर साबुनीकरण, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, साबुन का बनना, वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिर पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। देखो चित्र बनाने के लिए बायोलॉजी में आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। फिर पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करते हुए स्त्री केसर की लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए व वर्णन कीजिए। ये 6 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए पोषी स्तर पर कायिक प्रवर्धन पर। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है कल के लिए। कचरा प्रबंधन पर, लसिका पर, और ये प्रतिवर्ती चाप, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट, बस ये कुछ और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो आपको याद भी होंगे जो पिछली स्लाइड पर बताए थे और इस स्लाइड पर बताए थे, और कुछ तो बहुत इजी है, अगर याद नहीं भी होंगे तो याद करना बड़ा आसान। देखो मोटर कारों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्राय किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त होता है, इसका कारण बताइए। भाई जो हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, जो हमारी मोटरसाइकिल होती है, कार होती है, उनमें पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज करते हैं हम, उत्तल दर्पण यूज करते हैं। क्यों भाई उत्तल दर्पण के यूज कर रहे हैं, उसका कारण यह है कि उत्तल दर्पण जो है वो छोटा और सीधा प्रतिबिंब बना रहा है, छोटा और सीधा प्रतिबिंब बना रहा है। वजह क्या है, एक तो छोटा बना रहा है और सीधा प्रतिबिंब बना रहा है। पता चल रहा है ट्रक पीछे सारा में उल्टा दिखाई दे रहा है, तो छोटा और सीधा प्रतिबिंब बना रहा है। ये पत्थर गिर गया। अब देखो फिर दूसरा क्या है कि आंख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य। देखो जब हम पास की चीजों को देखते हैं तो जो हमारी पक्षमाभी मांसपेशी होती है, सिलरी मसल्स होती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। तो वो क्या करती है, हमारा जो आई लेंस है, आंख का जो लेंस है, उसकी फोकस दूरी को कम कर देते हैं, जिससे कि हम उसे देख सकें और वो उसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बन सके। वहीं पर अगर कोई चीज दूर रखी है तो वो क्या करेंगे, उसके लेंस को बढ़ा, लेंस की फोकस दूरी को बढ़ा देंगे ताकि हम उसको आराम से देख सकें और उसका प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर बन सके। तो ये जो दो अलग अलग दूरियों पर रखी वस्तुओं को देखने के लिए हमारे आई लेंस खुद फोकस दूरी को एडजस्ट कर रहा है, कभी उसको कम कर रहा है फोकस दूरी को, कभी उसको बढ़ा रहा है। इसी को हम आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। यानी दो अलग अलग दूरियों पर रखी वस्तुओं को देखने के लिए आंख का जो लेंस है वो उसकी फोकस दूरी कभी तो कम हो रही है और कभी बढ़ जा रही है। इस घटना को ही हम आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। अब देखो समंजन क्षमता का जो मात्रक होता है, क्षमता का जो मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है, देखो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। पिछले साल जो इसका मात्रक आया था वो कुछ इस तरीके से आया था, प्रति मीटर, प्रति मीटर। तो इसका मात्रक प्रति मीटर भी होता है। देखो मनुष्य की स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, वही 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु कितना होता है आंख का, कितने पर होता है, दूर बिंदु होता है अनंत पर।
इसके बाद वायुमंडल द्वारा प्रकाश के प्रकरण के 2 प्रभाव बताइए। देखो भाई पहला प्रभाव तो यही है, आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना। दूसरा, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्य का लाल दिखाई देना। फिर अगला क्या है, विद्युत स्त्री की कुंडली शुद्ध धातु के बजाय मिश्र धातु की क्यों बनाई जाती है? क्वेश्चन 11 का आंसर है। तो देखो क्यों बनाई जा रही है, इसकी 2 कारण बताइए। नंबर 1, जो ये धातु है, धातु की प्रतिरोधकता ज्यादा होती है। भाई प्रतिरोधकता ज्यादा है तो तापमान ज्यादा होगा, भाई गर्म ज्यादा होगी, वो गर्म ज्यादा होगी तभी तो हम प्रेस कर पाएंगे, तापमान ज्यादा होगा। दूसरी बात, धातु का गलनांक उच्च होता है। ये 2 कारण हैं जिस वजह से विद्युत स्त्री जो कुंडली है वो मिश्र धातु की बनाई जाती है। सॉरी, यहाँ ये मुझे मिश्र धातु लिखना, धातु मिश्र धातु। अब देखो एक क्वेश्चन था पीछे, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। अगर हमारी जो वस्तु है वो यहाँ रखिए ए बी, तो इससे एक किरण तो चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण क्या है? फोकस से होकर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण क्या है? फोकस से होकर जाएगी। और एक किरण जो कि फोकस से होकर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये लगभग बिल्कुल यही बनता है जितना जिस साइज का वस्तु है, वस्तु और इसका साइज बराबर होता है। ये पीछे सही से नहीं बन पाया था इसलिए मैंने यहाँ पर बना दिया। तो बराबर बनेगा, वस्तु के साइज का बनेगा प्रतिबिंब, और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ये इंपॉर्टेंट केस होता है अवतल दर्पण में, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे।